नमस्कार, देवभूमि समाचार में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रियंका मिश्रा। बुलेटिन की करेंगे शुरुआत। 10 मई से शुरू हुई चारधाम यात्रा को लेकर अभी चंद दिन ही हुए हैं, लेकिन मौत का आंकड़ा भी शुरू होने लगा है, जिसको लेकर पशुपालन मंत्री सौरभ बहुगुणा ने चिंता जाहिर की है। वहीं सौरभ बहुगुणा ने कहा है कि चारधाम यात्रा मार्गों में जिन श्रद्धालुओं की मौत का मामला सामने आया है वो बेहद दुखद है, लेकिन शासन प्रशासन की तरफ से श्रद्धालुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए व्यवस्थाओं पर लगातार नजर रखी जा रही है। इसके साथ ही स्वास्थ्य विभाग भी लगातार मुस्तैदी के साथ काम कर रहा है। साथ ही समय समय पर श्रद्धालुओं का स्वास्थ्य परीक्षण भी किया जा रहा है। बहुत ही आपने देखा है कितना क्षेत्र जो है वो हमारा बहुत ही दुर्गम क्षेत्र है, जहाँ पर ये सारी यात्राएं चल रही। केदारनाथ जी हो गई, यमुनोत्री धाम हो गई, गंगोत्री धाम हो गए, हेमकुंड साहिब हो गया। तो जो बहुत एजेड लोग हैं जो यात्रा में आ रहे हैं, उनको कहीं ना कहीं हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि उनको हेल्थ चेकअप का हमको और एडवाइजरी भी हेल्थ विभाग की तरफ से दी गई है कि अगर आप अस्वस्थ हैं, अगर आप हाइट पे जाने में असक्षम हैं, अगर आपकी ऑक्सीजन लेवल लो है, तो आप इस यात्रा को अवॉइड करिए। लेकिन लोगों की श्रद्धा इतनी है इन चारों धाम को लेके, इतनी श्रद्धा है कि वो अभी तक वो फिर भी आना पसंद कर रहे हैं। देखिए, जो डेथ हुई है वो दुखद है, लेकिन कोई भी, जैसे आपने बोला, अभी तक 4 डेथ हुई है, 4 दिन यात्रा शुरू हुई है, लेकिन आप ये भी देखिए कि लाखों श्रद्धालु भी आए हैं। तो 27,000 लोगों का हेल्थ चेकअप करा गया है। आज धन सिंह जी का स्टेटमेंट मैंने पढ़ा अखबार में, जिसमें उन्होंने कहा है कि 27,000 श्रद्धालुओं को हम लोग अभी तक हेल्थ चेकअप पूरा कर चुके हैं। जो लोग हेल्थ चेकअप में ठीक नहीं पाएगा उनको ब्लॉक भी किया। उत्तराखंड में पर्यटन मुख्य आय का साधन है, जिसमें चारधाम यात्रा मुख्य भूमिका निभाती है। यात्रा का आगाज हो चुका है। यात्रा की व्यवस्था और मानसून को लेकर उत्तराखंड के पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज से बातचीत की हमारे संवाददाता तुषार गुप्ता ने। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा शुरू हो चुकी है और हमारे साथ मौजूद है पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज जी। सर, अभी फिलहाल क्या स्थिति है और किस तरह से उत्साह देख रहे हैं श्रद्धालुओं में? बड़ा उत्साह है लोगों में, और निश्चित रूप में आपने देखा होगा कि मैदानी इलाकों में गर्मी हो रही है और गर्मी के कारण सब लोग पहाड़ की तरफ जो है अपना मुंह कर रहे हैं और यात्रा बड़ी प्रबल चल रही है। थोड़ा सा अब प्रारंभिक दिनों में भीड़ ज्यादा होती है, क्योंकि सबका ये होता है कि पहले दिन हम दर्शन कर लें, और ये संभव नहीं हो पाता है, तो थोड़ी भीड़ होती है। हमने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से कहा भाई इस भीड़ को आप रेगुलेट करें, और स्थानीय लोग जो वहां पर खासकर भीड़ को बढ़ाते हैं, क्योंकि वो लोग डोली वोली लेकर के अपनी परंपराएं लेकर के पूजा वूजा करने आते हैं और लोकल लोग आते हैं, तो उनको भी हमने कहा है कि वरीयता देते हुए आप भीड़ को कंट्रोल कीजिए। तो ये मैं समझता हूँ 2-4 दिन के बाद ये सामान्य हो जाएगा और यात्रा हमारी सुचारू रूप से चलेगी। सर, क्या लगता है इस बार रिकॉर्ड तोड़ यात्री यहाँ पर आएंगे? क्योंकि लगातार ये कोशिश की जा रही है सरकार के द्वारा कि हर साल जो यात्रा हो वो भव्य हो और व्यवस्थाएं भी उस तरह। नहीं, निश्चित रूप में। और आपने देखा होगा कि अभी वर्तमान में जो दर्शनार्थी हैं उनको जो दर्शन हुए हैं, गंगोत्री के अंदर 29,379 लोगों को दर्शन हुए हैं, यमुनोत्री में 3,380 लोग दर्शन कर पाए हैं, केदारनाथ में 75,139 लोग दर्शन कर पाए हैं, बद्रीनाथ में 22,690 लोग दर्शन कर पाए हैं। कुल जो यह योग है 1,57,580 लोग दर्शन कर चुके हैं। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी संख्या है और इसको और हम रेगुलेट कर रहे हैं। निश्चित रूप में पंजीकरण भी हमारा हो रहा है। मैं खुद ही देखने गया था परसों पंजीकरण के कार्यालय को, तो वहां विधिवत पंजीकरण हो रहा है और मैं समझता हूं कि धीरे धीरे ये सामान्य हो जाएगी। थोड़ा भीड़ बढ़ती है पर उसके बाद ये सामान्य हो जाएगी। सर, मानसून सीजन की बात करें, काफी चैलेंजिंग रहती है यात्रा के वक्त। उस वक्त क्या प्लान बनाया है इस बार सरकार ने मानसून सीजन के लिए? नहीं, मानसून सीजन के अंदर हमारा प्लान यह है कि जहां जहां भी पहाड़ गिरते हैं तो वहां अपने जेसीबी तैनात कर रखी है, और हमारा एक स्टेट लेवल कंट्रोल रूम की स्थापना जो हमारे गढ़ी कैंट में हुई है, पर्यटन विकास परिषद के कंट्रोल रूम में हमने स्थापना की है। पूरे यात्रा के कार्यकाल में संचालित रहेगा। इसके साथ साथ हमने टोकन और स्लॉट सिस्टम जो है इस समय हमने लागू किया है, जिससे कि यात्रियों को ज्यादा देर तक लाइन में खड़ा न रहना पड़े। आप टोकन लीजिए, घंटे के अंदर आपको दर्शन हो जाएंगे। तो हम चाहते हैं कि लोग वहां पर जो ब्रह्म कपालिक है या भैरव जी का मंदिर केदारनाथ में है, या वहां पर जो है कुबेर जी का गुफा है, और अन्य स्थानों को भी लोग देख सकें और दर्शन कर सकें। इसके साथ साथ हम लोगों ने जो है इलेक्ट्रिकल जो हमारे ईवी चार्जिंग स्टेशन हैं वो हमने स्थापित किए हैं। जो हमारे टीआरएच हैं वहां पर ईवी चार्जिंग स्टेशन स्टैब्लिश किए हैं, जिससे कि जो इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स को लेके आ रहे हैं वो अपनी गाड़ी को पार्क भी करें और चार्ज भी करें। हमारा लक्ष्य यह है कि यहाँ पर जो चारधाम यात्रा है भविष्य के अंदर चार्जिंग स्टेशन लगाने के बाद आप इलेक्ट्रिकल व्हीकल से कर सकेंगे। ऐसी संभावना को हम साकार करने जा रहे हैं। सर, ये तो पॉल्यूशन की बात रहेगी, आने वाले समय में जो पॉल्यूशन मुक्त होगा उत्तराखंड, लेकिन मौसम पिछले साल भी देखा कि बहुत सारे लैंडस्लाइड हुए हैं, लोगों की जान गई है।
कोई बैकअप प्लान बना है इस बार मौसम को लेकर? नहीं, बैकअप प्लान तो यही है कि जहां पर पहाड़ गिरता है तो वहां निश्चित रूप में हम लोग जो है जेसीबी तैनात करते हैं, उसको सफा करते हैं। बाकी हम कहते हैं वैकल्पिक मार्गों को इस्तेमाल करें, तो ये हमारी पूरी तैयारी है। बाकी हमने सबसे आग्रह किया है कि आप एक रात रुकते हुए जाएं, जो सीनियर सिटीजन हैं वो सीधी यात्रा ना करें, एक दफे हॉल्ट लें ताकि उनका क्लाइमेटाइजेशन हो जाए और उनका शरीर जो यहाँ का जलवायु है, वातावरण है, उसके अनुकूलता को जब प्राप्त कर ले तब आगे यात्रा करेंगे तो अच्छा होगा। सर, विपक्ष के साथ साथ कुछ लोग कह रहे हैं कि अव्यवस्था है, आप उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे कि चारधाम यात्रा? देखिए, अव्यवस्था नहीं होती, तपस्या की भूमि है। यहाँ पर वो फैसिलिटी नहीं मिलेंगी 5 स्टार की फैसिलिटी जो और जगह मिलती है। ये थोड़ी त्याग की भूमि है, योग की भूमि है, तपस्या की भूमि है। यहाँ पैदल भी चलना पड़ेगा आपको और पैदल चल के ही दर्शन करने पड़ेंगे, तो तपस्या की भूमि है। इसको देखते हुए और अपने जो धाम है उनकी हमें यश कीर्ति गानी चाहिए, हर एक चीज की बुराई नहीं करनी चाहिए। और मैं समझता हूं कि इस समय काफी कुछ हमने किया है, प्रबंधन किया है, काफी मीटिंगें की हैं, तो उसका मैं समझता हूं कि आपको साकार स्वरूप देखने को मिलेगा। यात्रा सरल और सुगम होगी, ये हमारे मुख्यमंत्री जी का लक्ष्य है, उसको हम पूरा कर रहे हैं। ये थे उत्तराखंड के पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज, जिनका कहना है कि जो इस बार की चारधाम यात्रा होने वाली है वो काफी भव्य होने वाली है और दिव्य होने वाली है। चारधाम यात्रा को व्यवस्थित करने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी रोजाना इस यात्रा की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। यात्रा को लेकर मुख्यमंत्री लगातार अधिकारियों को दिशा निर्देश दे रहे हैं। चारधाम व्यवस्थित हो, उसके लिए प्रशासन भी जुटा हुआ है। इसी यात्रा को लेकर गढ़वाल कमिश्नर और मुख्यमंत्री के सचिव विनय शंकर पांडे से बातचीत की हमारे संवाददाता अभय कैथुरा ने। उत्तराखंड की चारधाम यात्रा शुरू हो चुकी है और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अपने चुनावी कार्यक्रमों में भी रोजाना इस चारधाम यात्रा की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए गढ़वाल कमिश्नर विनय शंकर पांडे जी उनसे पूछेंगे किस तरीके से। सर, चारधाम यात्रा उत्तराखंड की कह सकते हैं कि धार्मिक यात्रा भी है, देश दुनिया में इसका बड़ा नाम है। आप किस रूप में इसे कंट्रोल कर रहे हैं और क्या कुछ अब तक देख रहे हैं? देखिए, यात्रा को लेकर काफी लंबे समय से तैयारियां चल रही हैं और मुख्यमंत्री जी का बड़ा स्पष्ट निर्देश रहा है कि यात्रियों की सुरक्षा, उनकी सुगमता हमारे लिए सर्वोच्च प्राथमिकता है। उसको ध्यान में रखकर सारी तैयारियां सभी धामों पर बहुत ही अच्छी की गई हैं और वहाँ पर जो मूलभूत सुविधाएं होती हैं, चाहे वो टॉयलेट्स की हो, ड्रिंकिंग वाटर की हो, यहाँ तक कि हमारे केदारनाथ धाम में और धामों में गर्म पानी की भी ड्रिंकिंग की व्यवस्था की गई है। साथ ही साथ उनकी सुरक्षा बहुत महत्वपूर्ण है, यात्रा अच्छे ढंग से हो, इन सारी चीज़ों का बहुत विशेष ध्यान रखा गया है। शुरुआत के दिनों में उत्साह बहुत होता है और बड़ी से बड़ी संख्या में लोग आते हैं और सैटरडे संडे होने से कारण लोकल टूरिस्ट भी होते हैं, वो भी बड़ी संख्या में मूव करते हैं। तो इसको लेकर 1-2 दिन थोड़ी सी समस्या हो सकती है, लेकिन महत्वपूर्ण यह है कि इतनी बड़ी भीड़ को भी केवल 2 दिन ही यात्रा को हुआ और लगभग 1,75,000 के आसपास चारों धामों में हमारे यात्री आ गए। आप सोच सकते हैं कि लोगों में कितना उत्साह है और प्रशासन पूरी तरह से इस यात्रा को सुगम और सुरक्षित बनाने के लिए कटिबद्ध है। सर, यात्रियों की इसी सुविधा को देखते हुए तीनों IAS जिम्मेदारी भी दे दी गई, किस रूप में देखें सर इसे, क्योंकि उस भीड़ को भी नियंत्रित करना सबसे बड़ी चुनौती है। देखिए, अभी मुख्यमंत्री जी ने कल रात में ही निर्णय लिया था। हमारे यहाँ वैसे भी 13 जिलों में 13 सचिवों की तैनाती हमेशा होती है, जो जनपदों के नोडल प्रभारी होते हैं, सारी चीज़ों को देखते हैं। यात्रा को ध्यान में रखकर इन 3 सचिव स्तर के अधिकारियों की तैनाती की गई है। इनका मुख्य उद्देश्य यह है कि जो भी कंसर्न जिले के प्रशासन से, पुलिस या एडमिनिस्ट्रेशन से कोई भी डिमांड आती है तो उसको वो राज्य स्तर पर कोऑर्डिनेट करके उनको शीघ्र से अच्छी सुविधाएं और जो भी रिस्पांस होना है, रिस्पांस टाइम कम हो और उनको दी जाए। सर, बद्रीनाथ और केदारनाथ धाम में मास्टर प्लान के काम चल रहे हैं, पुनर्निर्माण के काम हो रहे हैं, दिव्य और भव्य बनाने की तैयारी। ऐसे में सर, श्रद्धालु जो वहाँ पे पहुंचे उनके लिए क्या कुछ दिशा निर्देश, या जो अभी भीड़ आने के लिए तैयार है सर, श्रद्धालुओं में भारी संख्या, उनके लिए क्या कुछ कहेंगे? देखिए, श्रद्धालुओं का उत्तराखंड के इस देवभूमि में खुले दिल से स्वागत है। हम उनका स्वागत करने के लिए यहाँ खड़े हैं। उनकी यात्रा सफल हो, सुरक्षित हो। बस उनसे एक अनुरोध है कि समय समय पर जो भी प्रशासन की या शासन की एडवाइजरी जारी होती है उसको ध्यान से देखते रहें, सुनते रहें और पूरा कॉपरेशन दें। थैंक यू सर बातचीत करने के लिए। बिल्कुल, गढ़वाल कमिश्नर साहब तौर पर कहा कि आने वाले दिनों में यात्रा की जो तैयारियां और उससे होगी और जो अभी तक की जो तैयारियां, उन तैयारियों में भी लगातार कोशिश की जा रही है कि जो श्रद्धालु यहाँ पर पहुंचे हैं उनके लिए बेहतर सुविधाएं यहाँ पर दी जा सके। कोशिश यही है कि लोग भी आए और श्रद्धालुओं से सरकार उनके स्वागत के लिए तैयार है। कैमरामैन अतुल के साथ अभय कैथुरा, इंडिया वाइज, देहरादून।
अगली खबर रुड़की से है, जहां चारधाम यात्रा शुरू होने के साथ ही आरटीओ कार्यालय पर ग्रीन कार्ड बनाए जा रहे हैं। इसी कड़ी में भीड़ होने की वजह से कुछ दलाल सक्रिय भी हुए हैं, जिनकी शिकायत के बाद पुलिस ने आरटीओ कार्यालय के निकट से 6 लोगों को कागजात बनाने की सामग्री के साथ गिरफ्तार किया था। पूरे मामले के बाद रुड़की आरटीओ ने दलाली करने वाले लोगों पर कड़ी नजर रखनी शुरू कर दी है। वहीं एआरटीओ एल्विस रॉक्सी ने कहा है कि आरटीओ कार्यालय के साथ ही साथ कार्यालय के बाहर बैठने वाले लोगों पर भी उनके स्तर पर कड़ी नजर रखी जा रही है। पकड़ा है, उन पे जांच चल रही है। जांच में जो भी कुछ आएगा उसके अनुसार उन्हें सजा मिलेगी। जो हमने देखा तो उनके पास कुछ फाइल्स मिली है, फाइल्स पुलिस ले गई है जांच के लिए, तो पुलिस लैपटॉप भी लेके गई है, कुछ फोन्स भी ले गई हैं। जो जैसे उनकी जांच में कुछ आएगा उसके अनुसार कार्रवाई होगी। ग्रीन कार्ड ऐसे दुकान पे नहीं बनता, ग्रीन कार्ड के लिए गाड़ी दिखानी पड़ती है, तो डॉक्यूमेंट उस टाइम तो नहीं मिला था। बाकी अगर उनके फ़ोन से वगैरह कुछ मिले तो मैं कह नहीं सकती। अभी हमने पीआरडी के जवान भी तैनात किए हैं, हर चीज़ की मॉनिटरिंग की जा रही है। मैं पर्सनली खुद भी मॉनिटर कर रही हूँ और सारा जो वाहनों की चेकिंग थी वो सारी हमने 300-350 मीटर आगे फील्ड में शिफ्ट कर दी है, ताकि यहाँ पे भी जाम ना लगे और एजेंट्स जो बैठे हुए मिल रहे थे वो भी ना मिले। खबर देहरादून से है, जहां रिस्पना नदी के किनारे बसी मलिन बस्तियों पर एक बार फिर से संकट के बादल मंडराने लगे हैं। एनजीटी के हालिया आदेश में 30 जून तक रिस्पना नदी के किनारे अतिक्रमण को हटाने को कहा गया है, जिस पर नगर निगम देहरादून ने अपना पक्ष रखते हुए मार्च 2016 के बाद हुए अतिक्रमण का चिन्हीकरण कर नोटिस भेजने की बात कही है। निकाय चुनाव से ठीक पहले मलिन बस्तियों पर संकट मंडराने से प्रदेश में सियासत भी तेज हो चुकी है। बीजेपी के धर्मपुर से विधायक विनोद चमोली का कहना है कि संकट सभी मलिन बस्तियों पर नहीं है। एनजीटी के आदेश में 2016 के बाद हुए निर्माण पर ही सवाल उठाए गए हैं। इसी पर कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता शीशपाल बिष्ट का कहना है कि मलिन बस्तियों पर सरकार की कोई स्पष्ट नीति नहीं है, वह दोहरे मापदंड अपना रही है। नहीं, पहली बात तो ये कि पूरी मलिन बस्तियों को हटाने की बात नहीं है। 2016 के बाद जो नए निर्माण हुए हैं उनको लेकर एनजीटी ने एक आदेश पारित किया, उसमें कोर्ट ने कहा है उनको हटाया जाए। तो कल मेरे क्षेत्र में भी 8 लोग चिन्हित हुए हैं, दीपनगर क्षेत्र में। कल वो मेरे पास आए तो मैंने उनके नोटिस वगैरह देखे हैं। कुछ ऐसी भी स्थितियां हैं कि निर्माण पहले से मौजूद है, लेकिन बस्तियों में मकानों की खरीद फरोख्त चलती है, तो नए लोगों ने वो खरीदे हैं, लेकिन वो पुराने निर्माण हैं। और ऐसे ही 8 मामले निकले जो पुराने निर्माण थे। तो हमने कहा जिन पर 2016 से पहले की जो पानी की रसीदें हैं, जो कनेक्शन की या बिजली कनेक्शन रसीदें हैं, आप चेक करा लीजिए, क्योंकि आपको तो नए निर्माणों पर कार्रवाई करनी है 2016 के बाद। अगर निर्माण पुराने हैं उसमें खरीद फरोख्त चलती है, वो होता है, वो एक अलग सब्जेक्ट है। लेकिन आपको निर्माण का आपका विषय है, तो जिनमें पहले से आपके कनेक्शन मौजूद है, जो प्रमाणित कर रहा है कि 2000 से पहले के निर्माण है, तो उनको छोड़ा जाए। तो मैंने कल उसमें जो अपने आयुक्त हैं उनसे भी बात किया, जिसको देख रहे हैं, तो उसमें जांच होकर उसका निस्तारण करेंगे। लेकिन कुल मिला के पूरी मलिन बस्तियों में नहीं है, ये एक गलत तरह की बातें फैलाई जा रही है। ये 2016 के बाद जो नए निर्माण है, पुराने निर्माणों में जो नए निर्माण है उन पर ये कार्रवाई है, और उसके लिए हम लोग लगातार बैठ रहे हैं, चिंता कर रहे हैं कैसे उसको बचाया जा सकता है या कैसे उसको रोका जा सकता है। देखिए, मलिन बस्तियों में जो है नियमितीकरण को लेकर के या जो भी वहां पर ध्वस्तीकरण है उसको लेकर के सरकार की नीति साफ नहीं है। दोहरी नीति पर भाजपा सरकार चल रही है। पहले तो आपने मलिन बस्तियों को बचाने के लिए अध्यादेश आप लेकर के आए, अब जैसे ही निकायों के चुनाव सिर पर है आप जो है ध्वस्तीकरण की बात कर रहे हैं। सरकार जो है आखिर क्यों वहां है, क्यों सटीक जो है नीति नहीं बना पा रही है? आपको जिनको विस्थापित करना, पहले उनकी पुनर्वास की व्यवस्था कीजिए और फिर आप उनको जो है विस्थापित कीजिए। लेकिन सरकार जो है लोगों को उजाड़ने की बात तो बार बार करती है, क्योंकि चुनाव में जो है डरा धमका करके जो है वोट हासिल होंगे, ये सभी जो समझ रहे हैं। 7 साल से आपकी प्रचंड बहुमत की सरकार है, और जिन लोगों को उजाड़ने की बात हो रही है, बताया जा रहा है कि 2016 के बाद ही ये जो है अवैध बस्तियां बनी हैं। तो जिन अधिकारियों ने लापरवाही बरती, जिन जनप्रतिनिधियों ने जो है लापरवाही बरती, और वहां पर जो है अवैध अगर कब्जे हुए हैं, तो सबसे पहले तो कार्रवाई उन पर हो,
और अगर वो लोग वहां पर बसे हैं, उन्होंने घर बार बना लिया, तो उनके बच्चों की भी आप फिक्र करेंगे, वो विस्थापित होकर के कहां जाएंगे। तो सरकार को जो है अपनी जो रणनीति है, जो आपकी पॉलिसी है, वो क्लियर करनी चाहिए। और इस प्रकार की जो आपकी ढुलमुल वाली नीति है, इससे काम नहीं चलेगा। और लगातार आप जो है एक सटीक बात करें कि आप जो है बस्तियों को उजाड़ना चाहते हैं या उनको नियमितीकरण करना चाहते हैं। उत्तराखंड के कृषि और सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने उत्तर पूर्वी दिल्ली से बीजेपी प्रत्याशी मनोज तिवारी के समर्थन में जनसभा की। गणेश जोशी ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि ये चुनाव केजरीवाल सरकार के द्वारा दिल्ली में किए गए भ्रष्टाचार पर प्रहार है। प्रधानमंत्री मोदी के कुशल नेतृत्व में पिछले 10 सालों में विश्व पटल पर भारत का मान सम्मान बढ़ा है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के तीसरे कार्यकाल में देश विश्व की तीसरी मजबूत अर्थव्यवस्था बनने जा रही है। साथ ही निश्चित तौर पर दिल्ली की जनता भाजपा को बड़े अंतर से जीत दिलाने जा रही है। अगली खबर देहरादून से है, जहां आम आदमी पार्टी के पार्टी कार्यालय में बैठक का आयोजन किया गया। आपको बता दें कि पार्टी के कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष एसएस कलेर की अध्यक्षता में बैठक संपन्न हुई। साथ ही पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ता भी इस बैठक में मौजूद रहे। जानकारी है कि बैठक में संगठन विस्तार और संगठन मजबूती पर चर्चा की गई। साथ ही बैठक में निर्णय लिया गया कि आप पार्टी आगामी नगर निगम और निकाय चुनाव बड़ी मजबूती से लड़ेगी और अपने उम्मीदवार हर सीट पर उतारेगी। मैंने आज भी नगर इकाई में जो पार्टी के लोग इलेक्शन लड़ना चाह रहे हैं उनकी मीटिंग ऑफिस में बुलाई थी। मतलब उसके लिए तैयारी कर रहे हैं और बहुत जल्दी हम मतलब 15-20 दिन के अंदर अपना मेयर का कैंडिडेट और दूसरे जो प्रत्याशी हैं उनकी लिस्ट सूची जारी कर देंगे। हमें दूसरी पार्टी की तरह ये नहीं होता भी 10 दिन पहले करना 15। इलेक्शन सितंबर में हो, अक्टूबर में हो, जून में हो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। हमारी पूरी तैयारी है। और इसके बाद बात करेंगे अगली खबर को लेकर। रुड़की दिल्ली रोड पर स्थित होटल आर्यन में लड़कियों के साथ कुछ लड़कों के कमरों में होने की सूचना पर भीम आर्मी के एक संगठन ने जमकर हंगामा काटा। संगठन के लोगों ने आरोप लगाया है कि हंगामा होता देख होटल के मैनेजर ने कई युवक युवतियों को होटल से भगा दिया। वहीं संगठन के लोगों ने एक जोड़े को होटल के कमरे में रंगे हाथों पकड़ा है। मौके पर पहुंची पुलिस ने मैनेजर के साथ लड़के लड़की को कोतवाली पहुंचाया, जहां पूछताछ की शुरुआत की गई। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, सुरक्षा कर रहे हैं कि ऐसा गलत काम चलाकर ये इन्होंने सेक्स रैकेट खोल रखा है। और ये देख लीजिए होटल इनका, ये नेता माने जाते हैं। इनका बोर्ड भी देख लीजिए, इनका बोर्ड भी लगाओ बीजेपी वालों का। ये अपना आप नेता मानते हैं। तो मैं तो ये कहना चाहता हूँ, यदि इन लोगों पर और कार्रवाई नहीं होती तो हमें धरना चाहे कहीं ना कितना बड़ा करना पड़े, पूरे बाहर को चाहे जाम करना पड़े, क्योंकि हमें अच्छी तरह आता है अपनी माँ बहन की सुरक्षा करना। यदि अगर हमारी माँ बहनों को हम सुरक्षा नहीं हो पाई तो हम अपने आप को जीवन अपना खत्म कर देंगे। पुलिस यहाँ पे पहुंची, पुलिस यहाँ पर पहुंचे। पुलिस यहाँ पर एक लड़की को और एक लड़कों को कोतवाली लेकर चली गई है और ये कहा कि कोतवाली में आ जाए। पुलिस के द्वारा हमारे को आश्वासन मिला। अगली खबर हरिद्वार से है, जहां हर की पौड़ी के पास गंगा किनारे नुमाइश मेला खास चर्चा का विषय बना हुआ है। हिंदू संगठन इसे सनातन के खिलाफ साजिश बताकर इसका विरोध कर रहे हैं, तो वहीं आयोजक मेले का नाम गलती से नुमाइश होना बताकर अपना पल्ला झाड़ रहे हैं। फिलहाल 16 मई से शुरू होने वाले इस नुमाइश मेले की किसी विभागीय स्वीकृति अभी तक नहीं मिली है। दरअसल 16 मई से 16 जून तक पंतदीप पार्किंग में नुमाइश मेले का आयोजन होना है। हंगामे के बीच आयोजक फिलहाल इस गलती से मेले का नाम नुमाइश होने की बात कहकर इसका नाम बदलने की बात कह रहे हैं। वहीं विश्व हिंदू संगठन के गौ रक्षा विभाग के प्रदेश अध्यक्ष नितिन गौतम ने इसे सनातन पर चोट बताते हुए आयोजकों पर कार्रवाई करने की मांग की है। हरिद्वार महोत्सव है, वहाँ पे लगने जा रहा है, परमिशन ले रहे हैं, परमिशन से ही सब काम होगा। अधिकारी हैं, उनसे हमारी बात होगी है, सब जंगल फ्लिक्स लगा चुके हैं, उन्हीं से सब कुछ हो रहा है। हरिद्वार ब्रह्मकुंड हिंदुत्व सनातन धर्म की आस्था का जो केंद्र है और वहाँ पर इस प्रकार के जो मुस्लिम लोग साजिश करके, मैंने भी एक व्हाट्सएप सोशल मीडिया पर पढ़ा कि मेला नुमाइश 16 मई से 16 अगस्त तक है, तो कितना एक महीने की है, कब तक जून तक की है, तो उसमें हमें दिखाई दिया और उसमें आमंत्रण निमंत्रण दिया जा रहा है। तो निश्चित रूप से सनातन धर्म की जो महत्व है, जो सनातन धर्म की जो हमारी यहाँ का पवित्रता है, उसे कहीं ना कहीं तार तार करने की साजिश है। और ये मुस्लिम समुदाय के जिन लोगों ने यह कार्य किया और जिनके माध्यम से यह कार्य हो रहा है,
वह चाहे पार्किंग का ठेकेदार हो, चाहे वे इस प्रशासन के अधिकारी हो या इस क्षेत्र के कोई नेता हो जिनके संरक्षण में ऐसा कार्य हो रहा है, उन सबके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। अगली खबर देहरादून से है, जहां उत्तराखंड के 225 स्कूलों को पीएम श्री योजना के तहत मॉडल स्कूल के रूप में विकसित कर मॉडर्न सुविधाओं से सजाया जा रहा है। प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया के तहत इन स्कूलों को विकसित करने को लेकर प्रदेश के शिक्षा महानिदेशक बंशीधर तिवारी काफी गंभीर नजर आ रहे हैं। उन्होंने बताया कि नई शिक्षा नीति के तहत इन स्कूलों को विकसित किया जा रहा है। बाल वाटिकाओं के भी बेहतर तरीके से उनके संचालन को लेकर रूपरेखा पर काम किया जा रहा है। स्कूल हमारे जो चयनित हुए हैं, तो पीएमसी जो विद्यालय हैं वो नई शिक्षा नीति की जो उद्देश्य लक्ष्य हैं उन्हीं को लेकर के हम लोग डेवलप कर रहे हैं। 225 हमारे स्कूल हैं, एक तो उसको हम लोग बना रहे हैं। इसके अलावा जो हमारा SCF बनना था, स्टेट करिकुलम फ्रेमवर्क, वो हमने बना लिया है। और जो बाल वाटिकाएँ हैं वो हमारी संचालित हो रही हैं। इसको चूँकि फेज वाइज इसको इम्प्लीमेंट करना है, तो अलग अलग चरणों में जो टाइम बाउंड कार्यक्रम है उसको हम लोग। और इसी के साथ देवभूमि समाचार में फिलहाल इतना ही। खबरों के लिए बने रही इंडिया वॉइस के साथ। नमस्कार।